जय हिंद। दिल्ली दरबार दर्पण। दी दिल्ली असेंबलीज मेमोरेंडम। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक निबंध है जो बहुत प्रख्यात है। हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, जयति राज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि कविलिटन, जय दिल्ली दरबार। स्नेह भरन तम हरन दो प्रजन करन उजियार, भयो देहली दीप सो यह देहली दरबार। यह एक मंगलाचरण की तरह है जिसमें पहले तो क्वीन विक्टोरिया को नमन किया गया है और उनके युवराज को फिर नमन किया गया है, या फिर कह सकते हैं उनके जयकार लगाए गए हैं और उनकी स्थिति की ये है। अब आगे देखते हैं। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। तगमा दरअसल में तमगा है, तमगा का अर्थ होता है पदक। तो झंडे बहुत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था। स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे। देखिए कितनी गहन ऑब्जर्वेशन है। हरिश्चंद्र जी की लिखते हैं, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके लिए उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है जब कभी ये झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आप खैरखाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यही बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी प्रारब्धी और अचल दिखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और उसके बाद यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा है। देख रहे हैं कैसे भाषण दे रहे हैं। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलाद के खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली। मतलब उनको उपहार स्वरूप मिले, गिफ्ट में मिले। 25,000 रुपये की उस समय में वस्तुएं उनको दी गई थी। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गईं। प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। मतलब उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है जो खां है, तो ये बात तो है कि लोग तो जानना ही चाहेंगे कि क्या दिया है। अब हो सकता है बड़ा चापलूस हो उनका। निसंदेह जो खां का कपड़ा पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। देख रहे हो क्या कटाक्ष किया है इन्होंने। हाँ, कुछ फर्क था तो इतना था कि लंबी घनी दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। इन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। देख रहे हैं। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी
जो और राजाओं को, मतलब औकात वही है गुलामों वाली, देख रहे हो, भले ही जितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। देख रहे हो एटीट्यूड। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़कर आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्हें सलाम न किया तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। देख रहे हो कैसे, मतलब उस टाइम अंग्रेज अपना दबदबा दिखा रहे थे। कोई मतलब सामान्य सा व्यक्ति भी एक राजा को डरा दे रहा था। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे और यहाँ तक कि एडिकांग को उठो कहना पड़ता था। फिर भी थोड़ा एटीट्यूड तो था। जब एडिकांग उनको उठो कहना पड़ रहा है तो सोचो कितना ठसक होगा हमारे राजाओं में भी। वो क्या ठसक होगा। कोई झंडा, कोई तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। देख रहे हो चापलूसी का स्तर। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। देख रहे हो इम्प्रेशन ये भाई। तो नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी ना आए हो, मतलब थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोले होंगे, है ना। तो नवाब साहिब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का कुछ ऐसा विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर न जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। मतलब देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, जो कहा गया है वो ऐसा ही है। इनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी का ज्ञान हुआ होगा ये नवाब को, और इतना थोड़े से ही ज़िंदगी में हम बादशाह बन के सोच रहे हैं और अपने ही बेटों को विद्वान बता रहे हैं, शेखी बगार रहे हैं। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया। मतलब हम अय्याशी नहीं कर रहे थे, हमने पढ़ाई किया, ऐसा कहा इन्होंने, है ना। और पूरे पंडित तथा कवि हुए। देखो नवाब हैं फिर भी पंडित और कवि होने का बखान कर रहे हैं ना। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के समान आपका चित्त होने के लिए। मतलब देख रहे हो कॉलोनियल मेंटेलिटी बन रही है तुम्हारी, देखो इसी से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। तुम तो बन गए ना बेवकूफ़, यही बोल रहा है इनडायरेक्टली वायसराय। फिर नवाब साहिब ने भी कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बना। देखो एक कवितावली ही रच डाली है इस व्यक्ति ने कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ, मतलब आप महान को सुनाऊँ। यह बात। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि, ब्रदर पोएट, देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। देखो मैं भी कवि हूँ, तुम भी कवि हो, भाई भाई हो ना, ऐसा बोल रहा है वायसराय। क्या भाई, आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। मतलब थोड़ा टाल रहा है, इंप्रेशन डाल गया है ना। 29 तारीख को सबके अंत में
महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई, मतलब वायसराय से मिलने के लिए तंजावुर गई थी, जो तमिलनाडु में उपस्थित है ना। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी। ताश कोई खास मटेरियल होता होगा, उसकी पहनी होंगी, और मुंह पर ताश का नकाब पड़ा हुआ था। देख रहे हो, नवाबी देख रहे हो, मतलब कितनी बड़ी बात होगी उस समय, है ना। हमको ही लूट के हमारे ही देश में ठाठ से चल रहे हैं। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब, हैं ये इंडियन थे क्या, और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी, मतलब उनका ट्रांसलेटर भी एक रहा है, इंटरप्रिटेटर कहना चाहिए। हाँ, महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी ने अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। मतलब ट्रांसलेशन ऐसा करो कि उसको एक स्पेशल उपाधि ही मिल जाए कि मन भावनी अनुवादक, मन को भा जाने वाली अनुवादक। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया। देखो, मतलब अगर ये ऑटोक्रेसी होती भारत में तो भी क्या इंप्रेशन देते यार, यस बोल दिया मेरी बात पर, ऐसा सोच रहे। देखो वायसराय भी, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं। नहीं बोल सकती थी क्या पहले? पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत कर रहे थे कि जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर किया, सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। क्या बात है। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, मतलब 6 भुजाओं वाला बहुत बड़ा चबूतरा रहा होगा, अब पता नहीं होगा कि नहीं, जिसके गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम बना था। मतलब गुंबद भी बना है उसमें ऊपर, देखो क्या चबूतरा रहा होगा। कंगूरे के ऊपर कलशे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। मतलब एक एक बिंब देखो दिख रहा है। वो चबूतरा आपको दिख रहा होगा, उसमें मुकुट रखा हुआ वो दिख रहा होगा, मतलब जो वायसराय है वो राज सिंहासन में बैठा है वो भी दिख रहा होगा। बिंब तो ऐसा ही होता है ना। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चैम्बर लिए हुए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। मतलब ये वही होगा जो आजकल हम प्लास्टिक टाइप का लगाते हैं ना, अच्छा तो उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही रेयर होता होगा। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन वरदान जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था, खड़े थे, और उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। मतलब ये सब इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे, खड़े ही हैं। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीच एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास
और बम्बई के गवर्नर, देखो राजा है, फिर उसके मंत्रीगण होंगे, फिर मद्रास और बम्बई के गवर्नर भी आए हुए हैं, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब जो अन्य छोटे छोटे क्षेत्र, क्योंकि उस समय कहा जा सकता है कि उतना राज्यों का नाम तो था नहीं, तो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जूनियर गवर्नर स्तर के आए होंगे। और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ, देखो भारत के कमांडर इन चीफ आ रहे हैं उस टाइम की जब भारत परतंत्र था, है ना, अपने अपने अधिकारों समेत सुशोभित थे। सब चबूतरे के पास, इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी। अब नीले रंग का साटन भी है, देखो क्या रंग हुआ हुआ, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगता था, पानी की लहर की जैसे होता होगा, अप डाउन गर्त बने होंगे, है ना। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने होते, स्टार की इमेजिन करो, गोल्डन रंग के होंगे, है ना, चांद तारे हल्के हल्के। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो वायसराय ने दिए थे। देख रहे हो, वायसराय ने दिया है तो गाड़ के रखेंगे, नाम बताएंगे, हम तो उनके ईमानदार हैं, यही बता रहे हैं। और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल अफसर भी था, मतलब देख रहे हो, पॉलिटिक्स तो है तो पॉलिटिकल अफसर तो होगा ही। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। मतलब देख रहे हो कितना अंडरस्टैंडिंग है गुलामी करने में, वो दिखा रहे हैं ये हमारे हरिश्चंद्र जी। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। 63, जिनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती उनको बता दूं, 63 जो सामंत टाइप के राजा थे उनके लिए थी, जिनके नाम लिखे नीचे लिखे हैं, देखो नाम भी उनको याद है। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्च, महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झालावाड़, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरौंदा, चबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरौंद, कूचबिहार, मंडी, नामा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावजिगनी, टोरी, नवाब, टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुलाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम, भोपाल, निजाम, हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब, भावनगर, मोरबी, पिपलौदा, जागीरदार, पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोंदका, नंदगांव और जाम नवानगर। वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास, धनुष खंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी। मतलब ये कह सकते हैं धनुष के शेप में, या फिर उसको क्या बोलते हैं, आर्चरी ना, हाँ, उसके शेप में बना होगा 2 लेयर, है ना, श्रेणी लिख रहा है, चबूतरा का बना था, उसको 10 भाग में बांट दिया था, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है, और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे, या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, मतलब ये फ्री तो नहीं था, टिकट भी लाए थे, देख रहे हो, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के लगभग होंगे, मतलब इनकी संख्या 3000 होगी, नहीं, या शायद टिकट 3000 की होगी।
मुश्किलात के खां गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंधी कांसल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थीं। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी। 15,000 से ज़्यादा तो सिर्फ आर्मी है, देख रहे हो उस टाइम की आर्मी। और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटने भांति भांति की वर्दी पहनी और विचित्र चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। मतलब हो सकता है सावधान रूप में खड़े होंगे। और चित्र विचित्र इसलिए लिखा है कि अलग अलग राजा हैं, 63 राजा हैं, तो उनके अलग अलग वस्त्र परिधान भी होंगे, क्योंकि हर का अपना यूनिक स्टाइल होता है हर राजा का, तो वो इसलिए चित्र विचित्र शस्त्र धारण लिखा है। इन सब की शोभा देखने के से काम रखती थी। मतलब ये देखना बहुत सुंदर लगता होगा उस समय। इसके सिवाय राजा लोगों के हथियों के परे जिन पर सुनहली अमारियां कसी थीं और कारचोबी झूलें पड़ी थीं, तो हाथियों पर सुनहली अमारियां कसी थी। इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर बैठने का जगह होता है, उसको अमारिया कहते होंगे। और कारचोबी के झूले, ये वही कारचोबी जो पहले आया था, है ना। तोपों की कतार, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना, और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की 2 लाख लोग उस समय से दिल्ली दरबार में थे, देख रहे हैं। देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता था। हाँ, ये उस समय की बात है जब पॉपुलेशन बहुत कम थी और इतनी भीड़ शायद ही कहीं होती होगी, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा है, 2 लाख की भीड़ है ना। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे। गार्ड ऑफ ऑनर ये तब से है। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। मतलब लगभग 11:45 तक सब अपने अपनी जगह पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास, यानी कि धनुष के शेप जैसे चबूतरों के पास एक छोटे से खंबे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। कोई मर गया तो, है ना, इंटेलिजेंट तो है। खंबे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद की ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। देख रहे हो, स्टार ऑफ इंडिया वायसराय बन रहा है। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी, उनकी विशेष रही होंगी। और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पहले जो 2 थे वो कुछ, एक वायसराय का कुछ था ना, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ के से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरल्ड लोगों ने, मतलब उनके पीछे के लोगों ने अपनी तुहरियां एक साथ बहुत मधुर रीति से बजाई। मतलब उनका जो कल्चर का बाजा होता है, उनको हेरल्ड वाले बोल रहे हैं, बंदीजन हम कहते हैं उनको हिंदी में। अपनी तुहरियां एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मास्टर का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथेम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, का बाजा बजने लगा। और
गॉड्स ऑफ ऑनर की ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। हाँ, अब ऑनर खत्म हुआ तो बैठना है तो होता ही है, बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। मतलब ये वही गजट पेपर होता होगा, जैसे हमारे यहाँ अभी होता है आदेश या अध्यादेश निकलता है। अध्यादेश तो अलग बात है, आदेश निकलता है। मेमोरेंडम भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ये पत्राचार में आता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने जो दो पाती में मतलब दो पंक्ति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई। तुरही उनके तरफ का एक होता होगा वाद्य, हमारे यहाँ जैसे होता है ना शहनाई टाइप का, वहाँ उनका है। इसमें वो एक तरफ फूकते हैं और तीन तरफ नलियाँ होती हैं, है ना। और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है, मायने अर्थ यह है, महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहें बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों के राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेंगी जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह वर्णन भी है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी पत्र मुहर होने के बाद प्रकाशित किया गया, हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सपुर्द था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक हमारे चला रही थी, अब हमारे शासन में आ गया है, हमारे अधिकार में अब ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, उसका काम हो गया, अब हम इसको कंट्रोल करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अनंतर, और ये उसका हम एक स्पेशल पद लेंगे और इन सब के लिए, इन सब के अंतर्गत इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया जाए कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त होने, मतलब बात को याद करने हमने मोहर किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। हमको यह योग्यता होगी, हमारी यह योग्यता होगी, ऐसा कह रहे हैं ना। यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझें बढ़ा लें। इसके लिए अब हम अपनी प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहाँ सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियाँ और प्रशस्तियाँ लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडी एम्परेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया,
हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। मतलब जो सिक्के पहले चल रहे थे अब भी चलेंगे और नए वाले भी चलते ही आएंगे। मुद्रा वाले बात कर रहे हैं। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे जिनका वर्णन राजाज्ञा पद में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पद के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। मतलब जब जिस बात में हम इम्प्रेस होंगे, खुश रहेंगे, वही प्रकट की जाएगी, वरना कोई नहीं प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर की कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन 1876 के सन में हमारे राज के 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे।